हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 5। बेटा, हमने लेक्चर नंबर 4 में अपना मीजोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। लास्ट हमारा जो था टॉपिक मीजोमेरिक में कि स्ट्रेंथ था मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम इफेक्ट का स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज उसके आगे का हम अपना पोर्शन कंटिन्यू करेंगे जीओसी के लेक्चर नंबर 5। तो बेटा, आज हमारा जीओसी का ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ, हमने बेटा कल के क्लास में मतलब कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीजोमेरिक इफेक्ट में टू टाइप्स के, एक प्लस एम दूसरा माइनस एम। तो पहले हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट। जो हमने मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था उसमें जो हमारा प्लस एम इफेक्ट था उसका क्या एप्लीकेशन है। तो बेटा, जो एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट है, मेनली हम इसको 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन को। तो जो हमारा फर्स्ट इसका एप्लीकेशन चेक करेंगे हम, इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। कोई हमारा एल्कीन है, इसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा बाई यूजिंग ऑफ प्लस एम इफेक्ट। दूसरा हम चेक करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। कि हमारा बेंजीन की रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा, टोटल हम प्लस एम इफेक्ट में 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। आफ्टर दैट next is the stability of a carbocation and next is the reactivity of a carbonyl compound। बेटा, अभी बीच में कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो हम टोटल 4 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकेटायन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो हमारा प्लस एम इफेक्ट था, इसके हम इस 4 कैटेगरी में एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना हम फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट है इन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। तो बेटा, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, हाउ प्लस एम इफेक्ट चेंज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन या इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। अगर कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। अपने क्लास 10th एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। उसी अनसैचुरेटेड में हमने पढ़ा था एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन था कि कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्काइन क्या था, द हाइड्रोकार्बन व्हिच हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारा एल्कीन क्या होगा, कार्बन कार्बन। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इधर कोई 2 ग्रुप लगा हुआ है। एंड बेटा, हम ये भी पढ़े थे कि जो हमारा एल्कीन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो जो एल्कीन होगा वो एक्ट करेगा, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेटा, अपने फर्स्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है
तो हमारा एल्कीन हो गया। एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए इसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अगर इस एल्कीन में, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एल्कीन, अगर इस एल्कीन में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए, मतलब किसी एक ग्रुप पे हमारा क्या लग जाए, फंक्शनल ग्रुप। और किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप, जो हमारा प्लस m शो कर रहा है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बेटा इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल उस सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल उस सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल उस सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप आने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से जो हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज। चलो एक सिंपल से एग्जांपल से समझो बेटा। मान लो दो पर्सन है, जैसे मान लो कोई एक गरीब है, वो कहां जाएगा पैसा मांगने, जिनके पास पैसे होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि भिखारी दूसरे भिखारी पैसा मांगने चला जाएगा, वो वहां पे जाएगा जिनके पास पैसे हैं। तो सेम ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि जो गरीब है, वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब कि जिनके पास पैसे हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए क्या अटैक करता है, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे। बट क्या हो रहा है, जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर उस पर कोई एक ऐसा ग्रुप आ जाए जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे, जो ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था और ज्यादा अटैक करेगा और फास्ट अटैक करेगा। क्योंकि एक बेटा एक पॉइंट ध्यान में रख लो, गांठ मान लो अपने दिमाग में, कि इलेक्ट्रोफाइल विल ऑलवेज अटैक ऑन द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। जितने ज्यादा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, जितने ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल उतना ज्यादा। तो अगर कोई नॉर्मल एल्कीन है, कोई एक ऐसा एल्कीन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जो ग्रुप जिस एल्कीन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। जैसे मान लो हमारे पास एक है सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। हमने मान लिया इसका रेट क्या है, K1। बेटा रेट का सिंपल सा मतलब है, रेट लिखने का मतलब कितना स्पीड कितना फास्ट अटैक कर रहा है। तो किस दोनों में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा फास्ट अटैक करेगा, मतलब कि उसका रेट ज्यादा होगा। एक हमारा एल्कीन है सी डबल बॉन्ड सी, इस पे एक ग्रुप लगा OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इसका रेट है K2। अब देखो हमको बता है बेटा, लास्ट क्लास याद करो, कौन कौन से ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जिनके पास खुद इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिनके पास क्या रहेगा, लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इस पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज करेगी तो हमारा जो रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कंपाउंड में ज्यादा होगा, मतलब कि रिएक्टिविटी या फिर रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किसका ज्यादा है, K2 का ज्यादा है K1 से। बेटा सिंपल सा मतलब देखो, इस पे कोई ग्रुप नहीं था इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इसमें एक ग्रुप आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इफ आई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इंक्रीजेड, देन द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज इंक्रीजेड, दैट मींस की रिएक्टिविटी ऑफ K2 इज ग्रेटर देन K1। दूसरा एग्जांपल बेटा देख लो इसमें, जैसे हमारा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक पे तो OH लग जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दूसरा लिखा सी डबल बॉन्ड सी, एक पे NH2 लग जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसका मान लिया हमने इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक K1 है, इसके इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक क्या है, K2 है।
इसमें फर्स्ट वाले लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे एक OH लगा है, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे क्या लिखा है NH2 ग्रुप। तो बेटा याद करो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एक हमारा OH से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा मतलब एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा नाइट्रोजन से कर रहा है। अपने पिछले क्लास में क्या बताए थे कि जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उनका डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा उस लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, होल्ड ज्यादा रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम डोनेट कर पाएंगे। तो OH की मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन, दैट मीन्स की OH का जो हमारा स्ट्रेंथ होगा प्लस m का कम होगा, NH2 का ज्यादा। तो जो NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम इंक्रीज करेगा। इस वजह से इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी K2 का ज्यादा हो जाएगा K1 से। तो बेटा सिंपल सा मतलब समझो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में, अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिक की एज कंपेयर टू द अदर। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मतलब दोनों कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो तुम ये चेक करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, मतलब कि किसमें स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लस m ज्यादा होगा। जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लस m ज्यादा है उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ अ बेंजीन। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो बेटा नेक्स्ट हमारा है इन रिएक्टिविटी ऑफ अ बेंजीन। तो जो सेकंड एप्लीकेशन है इन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, प्लस m इफेक्ट का बेंजीन की रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में पढ़ना है। चलो आ जाओ बेटा रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। सबसे पहले प्यारे दोस्तों बेंजीन का स्ट्रक्चर उम्मीद करते हैं सबको पता होगा। चलो नहीं पता होगा तो हम लिख रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर कि जिसमें क्या होगा 6 कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, जहां पे दो आके ज्वाइंट होते हैं वहां पे क्या होता है कार्बन, यहाँ पे एक 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 कार्बन। IUPAC नॉमेनक्लेचर में बेटा इसको पढ़ाएंगे कि कैसे हम लाइन स्ट्रक्चर बताते हैं, बना ड्रा करते हैं किसी भी कंपाउंड का। बेंजीन में क्या होगा, इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो जिसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होगा साइक्लिक मेंबर 6 कार्बन का, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा बेंजीन का। अगर हम इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें भी क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जहां पे भी पाई बॉन्ड आएगा वहां पे क्या, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास प्रेजेंट है, तो इस पे भी हमारा अटैक करेगा, ये भी हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा ऐसे। अगर इसके ऊपर कोई एक ऐसा ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो क्या करेगा इस बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा मतलब कि इसका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लेते हैं इसका रेट K1 है, एक कोई दूसरा बेंजीन है जिनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। हमको पता है कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्लस m इफेक्ट, मतलब कि वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो इस रिंग के अंदर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफ ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट मींस कि दिस फंक्शनल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अ बेंजीन। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इस पे जो हमारा अगर इसका रेट K2 है तो मतलब कि जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां ज्यादा अटैक करेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब कि भिखारी वहां पैसा मांगने जाएगा जहां पे जिनके पास पैसे वाले हैं। तो अगर इसका K1 है इसका K2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, K2 इज ग्रेटर देन K1।
K2 इज ग्रेटर देन K1। बेटा ये सोच रहे होगे कि सर इसका भी प्रोडक्ट बना दो। जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, अभी बेटा तुमको प्रोडक्ट बनाना नहीं सीखना, इसमें आगे वाले क्लास में हम प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जो इसका प्रोडक्ट जाता है या तो आर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। आर्थो मेटा पैरा क्या है इसके बारे में बताएंगे। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके बगल वाला दोनों पोजीशन आर्थो, इसके नेक्स्ट बगल वाला मेटा, इसके नीचे वाला सबसे पैरा। इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो ये दोनों हो गया आर्थो, ये दोनों हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। तो जो भी याद करो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जब बना रहे थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मान लो यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला क्या होता था, इस वाले पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आता है। बेटा जिसको नहीं अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना आ रहा होगा, वो अपना जीओसी का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 प्ले करेंगे। उसमें देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई डोनेशन वाला ग्रुप था, जैसे मान लो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, इसी का शायद एग्जांपल समझाए भी थे NH2 का। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो इस वाले पोजीशन पे हमारा निगेटिव चार्ज आता था। इन दोनों पोजीशन पे ये हमारा बांड वगैरह ब्रेक होते थे, इन दोनों पे निगेटिव चार्ज आता था। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है या तो इस आर्थो वाले पोजीशन पे आके जुड़ेगा या फिर इस पैरा वाले पोजीशन पे आके जुड़ेगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां जुड़ सकता है एक प्रोडक्ट में, या दूसरे प्रोडक्ट में इससे जुड़ सकता है। इसके बारे में बेटा हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कब आर्थो बनेगा, कब पैरा बनेगा, कब ज्यादा कौन सा मेजर है, कब माइनर है। अभी तो हमको बस इतना पढ़ना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट हो रहा है, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं है उसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक स्लो हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल इसमें देख लो, जैसे बेटा इसमें एक एग्जांपल देख लो, चलो थोड़ा अच्छे से एग्जांपल बताते हैं इसमें। मान लो यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, एक दूसरा बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग है। हमने इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। इस पे अटैक करा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का। अब हम पूछ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल किस पे फास्ट अटैक करेगा, A वाले बेंजीन रिंग पे भी कि B वाले। देखो A वाले रिंग पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का ग्रुप लगा हुआ है, मतलब A वाला जो बेंजीन रिंग है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी एज कंपेयर टू द इसके, इसलिए जो हमारा रिएक्टिविटी होगी A की ज्यादा होगी B से। तो बेटा जिस भी बेंजीन रिंग पे हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा, जिस भी बेंजीन रिंग पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा उसका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज्यादा होगा, जिसपे कोई बेंजीन रिंग नहीं जुड़ा है उसका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन स्लो होगा। इतना बेटा समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो जैसे हमारा रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन था, सेम ऐसे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन है, बस एल्कीन और बेंजीन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बेटा इसके बाद नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? बेटा याद करो कार्बोकेटायन कैसे बनता था, जब हमारा बॉन्ड का फ्यूजन होता था जिसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता था, उसमें क्या फॉर्मेशन होता था? कार्बोकेटायन। तो जो बच्चे अभी इस लेक्चर को प्ले कर रहे हैं, देख रहे हैं, पहले अपना प्रीवियस वाला लेक्चर देख लेंगे, उसमें सारा एक्सप्लेन किया गया कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे मान लो कोई हमारा CH2, पहले कार्बोकेटायन का जैसे मान लो कोई लिखा है CH2 कार्बोकेटायन, इसके साथ लिखा है OH ग्रुप। दूसरा कोई लिखा है CH2 कार्बोकेटायन, इसके साथ क्या लिखा है? NH2 ग्रुप। बेटा कार्बोकेटायन क्या था? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कार्बोकेटायन क्या होते थे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता था, मतलब कि जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते थे।
इसमें 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज नहीं होता कार्बोकेटाइन में। कार्बन एक हाइड्रोजन इस पे है पॉजिटिव चार्ज। यहां भी कार्बन एक हाइड्रोजन इस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में क्या हो रहा है, ये इस पे लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर है। अभी देखो कार्बोकेटाइन में इस कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 + 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। हमने इसके पहले क्या डिस्कस किया था कि हर एक एलिमेंट ट्राई करता है कि उसके वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8, बट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारा ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो डोनेट करेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सेम इसमें भी ऐसे हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो बेटा इसमें देखो, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन था, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो गया। अब दोनों में चेक करेंगे हम। देखो अभी हमने पढ़ा था OH और NH2 में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा है, NH2 का। तो अगर NH2 का इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जल्दी इसका 8 कंप्लीट करेगा, मतलब कि ये वाला कार्बोकेटाइन हमारा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन। NH2 वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है जो इस वाले कंपाउंड का, इस कंपाउंड के कंपेयर में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम हो रहा है। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में चेक करना है कि किस कार्बोकेटाइन में मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, किसमें मेसोमेरिक इफेक्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी हमारा क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे दो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिख लो कि एक क्वेश्चन लिख लो, जैसे हमारा कोई कार्बोकेटाइन है CH3 CH2 कार्बोकेटाइन, दूसरा है CH3 CH2 कार्बोकेटाइन, और तीसरा हमारा है CH3NH CH2 कार्बोकेटाइन, जिसको हमने A, इसको B, इसको C। हमको तीनों में चेक करो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। देखो इस कार्बोकेटाइन में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इसमें देखो हमारा एक ग्रुप लगा हुआ, OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसलिए जो ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो C वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A। तो जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिस भी कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करने की वजह से उस कार्बोकेटाइन की क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बेटा आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वाला है रिएक्टिविटी ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आज का क्लास यहाँ पे एंड करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना नेक्स्ट क्लास।